जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। डिविजनल कमिश्नर का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये डिविजनल कमिश्नर कौन होते हैं और ये क्या काम करते हैं, इनके पास क्या पावर होती है, चलिए आज इसके बारे में हम बात करते हैं। डिविजनल कमिश्नर को हिंदी में संभाग आयुक्त, संभागीय आयुक्त या फिर मंडल आयुक्त या मंडलीय आयुक्त भी बोलते हैं। ये एक IAS ऑफिसर होते हैं और इनकी नियुक्ति डिविजनल कमिश्नर के रूप में SDM, ADM, DM इनके रूप में काम कर लेने के बाद होती है। मतलब कि इनके पास DM कलेक्टर के तौर पर काम करने का अनुभव होता है, इनके पास SDM बनकर काम करने का अनुभव होता है, इनके पास ADM बनकर के काम करने का अनुभव होता है। डायरेक्टली डिविजनल कमिश्नर कभी नहीं बनते हैं, हमेशा प्रमोट होने के बाद फिर डिविजनल कमिश्नर बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये होता है कि डिविजनल कमिश्नर या संभागीय आयुक्त कहाँ पर काम करते हैं, इनका ऑफिस कहाँ पर होता है, कहाँ पर बैठ करके ये सब कुछ अपना काम करते हैं। तो डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस होता है, वो होता है संभाग में या मंडल में। देखिए, आप चाहे जिस भी स्टेट से हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश से हो, आपके यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी संभाग के अंडर में हैं। मतलब ये है कि एक संभाग के अंडर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये कोई निश्चित नहीं है। एक संभाग या एक डिवीजन के अंडर में 3 डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं। इसलिए केवल इतना याद रखिए कि एक संभाग के अंडर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मतलब ये है कि एक डिवीजन का हेड होता है डिविजनल कमिश्नर, संभाग आयुक्त या मंडल आयुक्त, और उसके अंडर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि उसके अंडर में कई सारे कलेक्टर होते हैं, कई सारे SDM होते हैं, कई सारे तहसीलदार होते हैं, कई सारे ADM होते हैं। मतलब है कि कई सारे IAS, कई सारे PCS ऑफिसर के हेड के रूप में डिविजनल कमिश्नर काम कर रहा होता है। और डिविजनल कमिश्नर कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करता है और अपने अंडर में जितने भी अधिकारी या ऑफिसर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। वैसे तो डिविजनल कमिश्नर के कई सारे काम होते हैं, लेकिन मेन काम होता है सुपरविजिंग का। रेवेन्यू में सुपरविजिंग मतलब पर्यवेक्षण करने का काम, और डिवीजन के लेवल पर, अपने डिवीजन या अपने संभाग के लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट करने का काम। ये दोनों काम डिविजनल कमिश्नर का होता है। अब बात करते हैं कुछ पावर्स की। डिविजनल कमिश्नर के पावर 3 पार्ट में बटे हुए हैं जनरली। एक है एडमिनिस्ट्रेशन पावर, दूसरा है फाइनेंशियल पावर और तीसरा है अदर टाइप के पावर्स। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिविजनल कमिश्नर को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो दी जाती हैं, और उनका काम होता है ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करने का काम। क्योंकि डिवीजन लेवल पे यही हेड होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने काम होते हैं वो संभालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि इनके अंडर में कई सारे सुबोर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं। इनके अंडर में DM भी आते हैं, इनके अंडर में तहसीलदार, ADM, इसके अलावा और भी ऑफिसर्स हैं, और भी कई अलग अलग टाइप के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी, सभी इनके अंडर में आते हैं। अब ये लोग अपना अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं, ये सब कुछ देखने का काम डिविजनल कमिश्नर का होता है। यूं कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन का काम और सुपरविजन, इन दोनों का काम होता है डिवीजन कमिश्नर का। नेक्स्ट पावर ये है कि फर्स्ट और सेकंड टाइप के जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं, मतलब कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के गजेटेड ऑफिसर्स के अगेंस्ट में अगर कोई शिकायत आती है और इनके अंडर में वो पावर है, तो उनके अगेंस्ट में ये डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पावर है कि कानून व्यवस्था पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का काम, अपना कंट्रोल बनाए रखने का काम भी डिविजनल कमिश्नर का होता है। इनके अंडर में मान लेते हैं 4-5 डिस्ट्रिक्ट भी हैं, तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट में कानून व्यवस्था बने रहे, इनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मतलब कि पूरे लॉ ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम इनका होता है। इसके बाद नेक्स्ट पावर के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में जैसे कि इनके अंडर में कई सारे ऑफिसर्स हैं, कई सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो कुछ एम्प्लॉय को सैलरी देने का काम इनडायरेक्टली इन्हीं का होता है। कहने का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली कुछ एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देती है। वो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिविजनल कमिश्नर के पास सैलरी भेज देती है। डिविजनल कमिश्नर अपने अंडर में जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी देते हैं।
जो एम्प्लॉय सही से काम नहीं करते हैं या उनके प्रति कोई कार्रवाई करनी होती है तो यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर उनकी सैलरी को रोक देते हैं। तो यहाँ पर से उनके पास ये पावर भी आ जाती है। एक डिवीजन में कई रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बिल्डिंग भी होते हैं और उनके देख रेख करने की जो जिम्मेदारी होती है वो डिविजनल कमिश्नर के पास होती है। मतलब ये है कि कुछ भी अगर मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत है तो डिविजनल कमिश्नर के पास स्टेट गवर्नमेंट पैसा भेजती है और उस पैसे से डिविजनल कमिश्नर उन बिल्डिंग का मेंटेनेंस रखते हैं। इसके अलावा एक पावर ये भी है कि इनके अंडर में जितने भी कलेक्टर वर्क कर रहे होते हैं और ये कहीं ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल से रिलेटेड जो बिल होता है उस पर साइन करने का काम डिवीजन कमिश्नर का ही होता है। इसके बाद कुछ अदर पावर्स हैं। ये अदर पावर्स वही हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी ऑर्डर किया जाता है तो वो सीधे डिविजनल कमिश्नर के पास जाते हैं और डिविजनल कमिश्नर उसे अपने लेवल पर संभालते हैं। जैसे कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के रूप में डिविजनल कमिश्नर होते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने का काम डिविजनल कमिश्नर का होता है। नेक्स्ट है कि कुछ अपील होते हैं डिविजनल कमिश्नर के पास, कुछ मॉनिटरिंग केस होते हैं। इनको डिस्पोजल करने का काम, निराकरण करने का काम भी डिविजनल कमिश्नर का होता है। उसके बाद बात करते हैं फैसिलिटीज के बारे में। तो फैसिलिटीज में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है रहने की व्यवस्था। गवर्नमेंट डिवीजन लेवल पर अपने तरफ से गवर्नमेंट हाउस या गवर्नमेंट बंगलो प्रोवाइड करती है रहने के लिए। इसके अलावा वहां पर खाना बनाने के लिए, गार्डन की देखरेख के लिए या बाकी साफ सफाई के देखरेख के लिए कर्मचारी होते हैं। इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर के सुरक्षा के लिए भी काफी अच्छे इंतजाम होते हैं। वहां पर हाउस में भी काफी सारे गार्ड लगे होते हैं, उनके साथ भी गार्ड दिए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर के अंडर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं और ये काफी बड़े बड़े काम करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो इनकी जान का भी खतरा होता है, इनके ऊपर अटैक भी हो सकता है। इस वजह से गवर्नमेंट अच्छी व्यवस्था देती है। आने जाने के लिए 2-3 कारों की व्यवस्था आराम से होती है। इसके अलावा कुछ और भी फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए, जैसे पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल के लिए। ये सारी नॉर्मल फैसिलिटीज़ हैं जो इस तरीके से इन अधिकारियों को मिलती ही है, जिस पर हम क्या ही बात करें। इम्पोर्टेंट चीज़ पर बात करेंगे जिसके बिना आपका ये इन्फॉर्मेशन अधूरा रहेगा। पहली चीज़ ये है, हमारा फोकस था कि डिविजनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये काम करते हैं, ये पावर्स होती हैं, इनके अंडर में डीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं। देखिए, पुलिस में डिविजनल कमिश्नर अलग होते हैं, रेवेन्यू में डिविजनल कमिश्नर अलग होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे थे कि ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डिविजनल कमिश्नर हैं। दूसरी चीज ये है कि हमने बात किया कि एक डिविजनल कमिश्नर के अंडर में 3 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिस डिविजनल कमिश्नर के अंडर में 2 डिस्ट्रिक्ट है वो कम पावरफुल है और जिसके अंडर में 8 डिस्ट्रिक्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है। वो उतने ही पावरफुल हैं। बस ये है कि जिनके अंडर में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, इस वजह से उनकी सुरक्षा ज़्यादा है, उनके फैसिलिटीज़ थोड़ी से ज़्यादा रहेंगे। बस इतना ही फ़र्क है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक आपको सब कुछ ईज़ी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।